नमस्कार आप सभी को। विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज को एक बार फिर से प्रारंभ कर रहे हैं और एक एक करके हम यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। विशेष रूप से आज विगत वर्षों के अध्ययन के क्रम में बिहार के भूगोल से जुड़ी हुई चर्चा होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि इतिहास का हमने समग्रता से अध्ययन कर लिया है, तो इतिहास के बाद आगे के जो भी अन्य विषय हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे साइंस है, साइंस को भी हमें अच्छे से करना है। साइंस के साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं बिहार स्पेशल के बारे में, उसको अच्छे से करना है। और तीसरा आपका करंट अफेयर्स का चल ही रहा है सेशन, क्योंकि अब जब डेट के बारे में घोषणा हो गई है कि आपकी परीक्षा इस तिथि को होगी, तो निश्चित रूप से उस अनुपात में, उस दिशा में हमें बढ़ना होगा, अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करके आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम मान रहे थे कि फरवरी में होगी, फिर हम मान रहे थे कि मार्च में होगी, फिर हम मान रहे थे, अब क्लियर हो गया कि अप्रैल में होगी और लास्ट में होगी। तो चीज़ें क्लियर हैं, अब उस आधार पे हमें आगे बढ़ना है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देना है, अपना 100% देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक एक प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में डिटेलिंग भी हम करेंगे। बिहार का भूगोल होना चाहिए, बिहार भूगोल लिखा है, बार बार कहता हूँ, इस तरह की शाब्दिक त्रुटियों को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा हिस्सा है जो भूतात्विक दृष्टि से पुराना है, ये आपको बताना है। क्या क्या दिया हुआ है, रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा का मैदान। और यदि हम बात करें ये प्रश्न कब पूछा गया है, तो वर्ष 2018 64वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। बताएं इनमें से कौन सा हिस्सा है जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, सबसे पुराना है, ये आपको बताना है। चलें, इसके लिए जरूरी है कि बिहार में जिस प्रकार से आप देखते होंगे पहाड़ियों का क्रम है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर धारवाड़ क्रम देखने को मिलता है, कहाँ पर आपको विंध्यन क्रम देखने को मिलता है, कहाँ पर आपको शिवालिक क्रम देखने को मिलता है। तो ये जब जानकारी आपको होगी क्षेत्र विशेष के बारे में, और साथ ही साथ इनकी कब उत्पत्ति हुई थी, ये इनका निर्माण कब हुआ था, उस काल के बारे में भी आपको पता होगा, तो चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हो। और यहाँ पे क्या बोला गया है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से सबसे अधिक पुराना है, तो इसका सही उत्तर है खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्या सही उत्तर है, सी विकल्प, खड़गपुर पहाड़ियाँ इसका सही उत्तर है। खड़गपुर पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो इनका जो क्रम है ये धारवाड़ क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की पहाड़ियाँ हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि धारवाड़ क्रम का विस्तार बिहार के किन जिलों में पाया जाता है, किन्हीं दो जिलों के बारे में बताएं, तो निश्चित रूप से आपका पहला होमवर्क आज का है कि धारवाड़ क्रम जो है, इस क्रम की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जब आपका ये वीडियो समाप्त होगा उसके बाद आप जवाब दोगे। इसके साथ साथ आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें रोहतास पठार। रोहतास पठार की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं ये विंध्यन क्रम की हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका विंध्यन क्रम हो गया। ठीक है, विंध्यन क्रम के बाद यदि हम बात करें उत्तर पश्चिम पहाड़ियों की, तो उत्तर पश्चिम पहाड़ियों की जब बात होती है तो आपको हिमालय याद आना चाहिए, और इनका संबंध हो जाता है शिवालिक रेंज से। ठीक है, ये शिवालिक का ही विस्तार है। ठीक है, शिवालिक क्रम कह सकते हो आप, शिवालिक के समय में ही इनका निर्माण हुआ है। जिस समय काल में शिवालिक का निर्माण हुआ है उसी समय काल में इसका भी निर्माण हुआ है। और कहीं कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो है आप कह सकते हो शिवालिक का ही विस्तार आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या दिया है, उत्तर गंगा मैदान। आप जानते होंगे कि उत्तर गंगा जो मैदान है ये सबसे नवीनतम है, क्योंकि सबसे पहले चट्टानें बनी, नदियों का यदि हम बात करें उद्गम, नदियां विकसित बनी, ये तो बाद में बनी, पहले चट्टानों का निर्माण हुआ, तो सबसे नवीनतम इसमें है उत्तर गंगा मैदान। यदि सबसे नवीनतम पूछा जाता तो आपको उत्तर गंगा मैदान पे टिक करना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे पुराना कौन सा है, तो खड़गपुर पहाड़ियों को आपको टिक करना है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे बिहार के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है वह भी आपको पता होना चाहिए। बिहार के भौगोलिक विस्तार की यदि हम बात करें तो बात आती है यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये सभी को बताना है। ठीक है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, कुछ चीजों के बारे में आपको बताना रहेगा, क्योंकि जब तक आप इसमें नहीं लगेंगे, जब तक आप इसमें सक्रिय नहीं होंगे, तो इस प्रकार के सेशन का कोई
आप कह सकते हो कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला है। तो बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% हिस्सा रखता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा जो है ये बिहार रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है 12वां, ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान 12वां है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो मैंने देखा है पुस्तकों में कुछ अलग दिया हुआ है, ठीक है, और अभी हाल ही में जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया तो उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, तो उसी के बारे में कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार किसको माना जाए, जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में आया है उसको माना जाए या जो बिहार राज्य की वेबसाइट पे तीनों जगह पे यदि आप देखोगे ना तो अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे मानक कौन सा है इसके बारे में यदि हम बात करें तो हमें तो मानना चाहिए कि जो बिहार राज्य की वेबसाइट पे दिया हुआ है वही उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार सही है, क्योंकि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई है मैं दिखाऊंगा कल आपको, वहां पे कुछ अलग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिया है, कम से कम 1 से 2 देशांतर 1 से 2 अक्षांश का अंतर भी वहां देखने को मिलता है। तो ऐसे समय में चुनौती हो जाती है कि हम सही माने तो किसको माने, इसको बताएं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया, बताएं। चलिए इसको जवाब दीजिए। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया, आपको बताना है। और यह भी प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, वर्ष 2019 की 65वीं बीपीएससी में ये पूछा गया था, बताएं किस जिले का दौरा किया था, ये आपको बताना है। और ये काफी चर्चा में भी था। और आपको बता दें ये जो जिला है यहाँ पर विंध्यन, हिंट के रूप में मैं बता देता हूँ, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इस जिले में विंध्यन क्रम का विस्तार देखने को मिलता है और ये जिला आपका आता है कैमूर। तो कैमूर इसका सही उत्तर है। और याद रखिएगा कैमूर में विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। कैमूर के बारे में यह भी पता होना चाहिए कि इसकी सीमा जो है ना वो उत्तर प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो आपको बताना पड़ेगा बिहार के 8 जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड से यदि हम बात करें तो 8 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल से यदि हम बात करें तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कहने का मतलब है कि बिहार के कुल सीमावर्ती जो जिले हैं वो हैं 22। बिहार में कुल सीमावर्ती जिले हैं 22 और सबसे ज्यादा बिहार के जो जिले हैं वो जो सीमा साझा करते हैं या तो यूपी से करते हैं या तो झारखंड, क्योंकि यूपी और झारखंड से 8 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल से यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और यदि हम बात करें कि पटना जो है बिहार की जो राजधानी है पटना, ये इसकी जो स्थिति है इसके बारे में भी पूछा जाता है क्या कि पटना जो है ये कितने जिलों से घिरा हुआ है। पटना जिला जो है ये बिहार के कितने जिलों से घिरा हुआ है, तो आपको बता दें पटना जिला जो है ये बिहार के 9 जिलों से घिरा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, रट जाना है कि पटना जिला बिहार के 9 जिलों से घिरा हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये सब ऐसे फैक्ट हैं कि एक दिन में नहीं याद होंगे, ठीक है। जब बार बार हम रिवाइज करेंगे तब चीजें याद होंगी। जैसे जब भी हम पटना के बारे में पढ़ें, जब भी आज से मान लीजिए आप जब भी पटना के बारे में कहीं भी देखते हो, समाचार पत्रों में या कहीं भी देखते हो, सुनते हो, तो आपको तुरंत ये अपने दिमाग में लाना है कि पटना से संबंधित क्या चीजें आपको याद हैं। तो आज से यदि आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको इतना पता हो गया कि पटना जो है बिहार का एक ऐसा जिला है
जिसकी सीमा 9 जिलों से लगती है, मतलब 9 जिलों से घिरा हुआ जिला है पटना, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के संदर्भ में जब कभी भी आप उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चा सुनते हो तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। अब जब 8 जिले सीमा साझा करते हैं, आप थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो आप जाके अपने नोट्स में देखेंगे कि वो कौन कौन से जिले हैं, मैप का एक बार अवलोकन करेंगे। तो इस तरह से चीजें बेहतर होती हैं, रटने मात्र से चीजें बेहतर नहीं होती हैं, ये मान के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। देखो अब कितना अच्छा, कितना सुंदर प्रश्न पूछा गया है। ये बोला गया है कि कौन सा जिला है जो धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। अब इसका जवाब आप कब दे सकते हो? इसका जवाब आप तभी दे सकते हो जब आपको पता हो कि धारवाड़ क्रम का जो विस्तार है वो बिहार के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, बिहार के किस रीजन में धारवाड़ क्षेत्र का विस्तार हो। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि बिहार के कौन से जिले किस क्षेत्र में हैं, ठीक है, लगभग उनकी स्थिति पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सबसे पूर्व में जिला स्थित है उसको आप बता दो कि नहीं ये मध्य बिहार में है या पश्चिमी बिहार में, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ी बहुत गलती चल सकती है, ठीक है, एग्जैक्ट आपको अक्षांश देशांतर नहीं याद रखना है, लेकिन इतना अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर पड़ता है, ठीक है। चले अब इसमें यदि हम पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो इसमें वही चीजें हैं जो आपको करनी है। धारवाड़ भू-स्तरीय रचना की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि जो दक्षिण पूर्व बिहार है, दक्षिण पूर्व बिहार में धारवाड़ क्रम देखने को मिलता है। धारवाड़ क्रम का विस्तार देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है? दक्षिण पूर्व में देखने को मिलता है। और जब दक्षिण पूर्व में देखने को मिलता है तो इनमें से एक जिला है रोहतास, और रोहतास ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अब हमें पता हो गया ना कि दक्षिण पूर्व में ये है। अब इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व में कौन कौन से जिले आते हैं, तो मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सारे क्या आते हैं? रोहतास जो है क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से यदि हम देखें, जैसे मैंने बताया कि बिहार की जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से 4 क्रम देखते हैं, धारवाड़, विंध्य, टर्सरी और क्वार्टरी। ये 4 के बारे में पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर विंध्यन और इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। यदि हम बात करें विंध्यन क्रम का विस्तार बिहार में कहाँ पर देखने को मिलता है, विंध्यन क्रम का विस्तार कहां पर देखने को मिलता है बिहार को, तो आपको दक्षिण पश्चिम बिहार याद रखना है। विंध्यन क्रम कहां देखने को मिलेगा? दक्षिण पश्चिम बिहार। रट जाना है और प्रयास करना है कि इसी क्लास में ये चीजें रट जाएं भैया, क्योंकि समय हमारे पास कम है। यदि आप सोचो कि क्लास के बाद हम नोट तैयार करेंगे, फैक्ट करेंगे, तो वो गलत चीजें हैं। आपको नोट्स यहाँ से नहीं तैयार करना, आपको याद करना है कि सारी चीजें कम से कम यहाँ से इस क्लास से 40% चीजें आप लेके जाओ। 40% ऐसा रहे कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सको। देखो 100 नहीं हो सकता, लेकिन यदि 40 से 50% भी आप इस कक्षा से सीख रहे हो तो वो बहुत ही सकारात्मक है मेरे लिए, ठीक है। विंध्यन क्रम, विंध्यन क्रम का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण पश्चिम बिहार में देखने को मिलता है। विशेष रूप से कैमूर, सोन नदी घाटी के क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा, जैसे मैंने अभी बात किया, इस प्रश्न में बात आई धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम की यदि विस्तार करें, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि धारवाड़ क्रम जो है ये दक्षिण पूर्व में आपको देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्व बिहार में मुंगेर, जमुई, नेवादा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और मुंगेर, जमुई, नेवादा इस प्रश्न में दिया भी हुआ था। आपको बता दें ये जो धारवाड़ क्रम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अभ्रक के भंडार भी पाए जाते हैं, अभ्रक का निक्षेप भी यहाँ पे पाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा टर्शियरी क्रम, ठीक है, टर्शियरी क्रम आता है। टर्शियरी क्रम की यदि हम बात करें, टर्शियरी क्रम की, तो आपको देखने को मिलता है बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है वहां पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद इस चौथा आता है क्वार्टनरी क्रम, ये भी याद रखिएगा, क्वार्टनरी क्रम। और क्वार्टनरी क्रम की बात जब करते हैं तो यहां भी आपको याद रखना है वही जिला पश्चिम चंपारण, क्योंकि जो हिमालय और हिमालय का तराई का क्षेत्र है वहीं पे टर्शियरी और क्वार्टनरी क्रम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ तो आसान हो गया इसमें, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं पश्चिमी चंपारण से ही जुड़ रहा है। बाकी धारवाड़ क्रम जैसे मैंने बताया, तो धारवाड़ क्रम आपने देख लिया कि दक्षिण पूर्वी भाग में आपको बिहार के देखने को मिलता है, जहाँ पे मुंगेर, जमुई और नेवादा नामक
नामक जिले आते हैं, अभ्रक के निक्षेप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद विंध्यन क्रम देखा हमने, दक्षिणी पश्चिमी बिहार में विंध्यन क्रम आता है, और विंध्यन क्रम के अंतर्गत जो जिले थे उनकी जब हम बात करते थे तो कैमूर सोन नदी घाटी का जो संपूर्ण क्षेत्र आता है वो इस क्रम के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमें करना, हमें सिर्फ आंसर जान के नहीं रह जाना है, हमें कम से कम एक प्रश्न के बारे में 2 से 3 फैक्ट रट के यहां से जाना है, याद करके यहां से जाना है। तब आप जो 1 घंटा हमें आप दे रहे हो ये आपके लिए भी लाभकारी होगा और इससे हम भी थोड़ा सा और बेहतर आपके लिए कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, बताएं। पीडमोंट स्वैप मिट्टी कहां पर पाई जाती है? बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी कहां पर पाई जाती है ये आपको बताना है। पीडमोंट का मतलब हो गया दलदली मिट्टी। देखो, जो लोग ना समझ पाते हो शब्द को, पीडमोंट का मतलब हो गया दलदली मृदा। ठीक है, तो बताएं। और आप जानते हो बिहार में यदि हम बात करें तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से मृदा आपको देखने को मिलती है। पहला तो हो गया आपका पीडमोंट मृदा या दलदली मृदा। दूसरा आपको बिहार में देखने को मिलता है तराई मृदा। ठीक है, पीडमोंट हो गया, तराई मिट्टी हो गई, और तीसरा जो प्रकार बिहार में देखने को मिलता है वो है गंगा का जलोढ़, जिसको बोलते हैं गांगे जलोढ़। ठीक है, ये 3 प्रकार की मृदा आपको बिहार के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। अब यहीं पे बात हो रही है कि किस प्रकार इस प्रकार की जो मृदा है, दलदली मृदा या पीडमोंट मृदा, या कहां पर पाई जाती है। तो आपको बता दें, पीडमोंट मृदा जो है ये पश्चिमी चंपारण के पश्चिमी भागों में ज्यादातर क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो गया पश्चिमी चंपारण। यदि आपसे पूछ लिया जाए तराई मृदा कहां पर आपको देखने को मिलती है, तो तराई मृदा मतलब आप कह सकते हो शिवालिक के दक्षिणी भागों में, मतलब नेपाल से बिहार का जो एरिया लगता है पूरा, उन क्षेत्रों में आपको ये मृदा देखने को मिलती है। इसके बाद यदि हम बात करें गंगे जलोढ़ की, गंगा की जलोढ़ मृदा की, तो आपको देखने को मिलता है कि गंगे जलोढ़ जो है ये समस्त क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर गंगा नदी का आप कह सकते हो क्षेत्र है। तो गंगा नदी बेसिन में आपको ये मृदा देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मृदा, जलोढ़ मृदा, दलदली मृदा और गांगे जलोढ़, ये 3 प्रकार की मृदाएं देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, चलें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। चलें प्रश्न संख्या 5 को देखें और जवाब दें। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इनमें से कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा से मिल जाती है, ये आपको बताना है। बताएं, कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा से मिल जाती है। चले जवाब दीजिए, सबको जवाब देना है, सभी जवाब दीजिए इसका। जितना आप इन्वॉल्व रहोगे, जितना आप इस कक्षा में अपने को इन्वॉल्व करोगे, तभी आपको इससे कुछ आउटपुट मिल पाएगा। अन्यथा सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है आपकी परीक्षा में। तो मैं तो कहूँगा कि यदि आप इच्छुक हैं तभी देखें, अन्यथा मत देखें, अपना समय बर्बाद मत करें। क्योंकि यदि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, अपने आप को इस सेशन से जोड़ नहीं पा रहे हो, तो निश्चित रूप से कुछ भी आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला। बताएं, देखो यहां पे इसका सही उत्तर है पुनपुन नदी। ठीक है, और पुनपुन नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक का नाम है मोरहर, दूसरे का नाम है दरघा। ये दोनों नदियां भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि बात करें पुनपुन की, तो छोटा नागपुर के पठार जो आप देखते होंगे, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले से ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, कहां से प्रवेश करती है? औरंगाबाद से। तो याद रखिएगा, पुनपुन नदी बिहार में प्रवेश कहां पर करती है? औरंगाबाद जिले में करती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से ये नदी निकलती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पटना जिले में पड़ता है स्थान फतुहा, और पटना जिले में पड़ने वाले फतुहा नामक स्थान पे ये गंगा से मिल जाती है। तो औरंगाबाद में ये प्रवेश करती है बिहार में, ये आपको याद रखना है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नहीं बहती है? इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जहां पर गंगा नहीं बहती है, आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से कौन सा जोड़ा है जहां से गंगा नहीं बहती है?
देखो गंगा नदी की जब हम बात करते हैं तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, ये कुछ क्षेत्र हैं जिनसे होकर गंगा बहती है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किन क्षेत्रों से होकर नहीं बहती है। तो इनमें यदि हम बात करें तो कोसी और मगध, ये जो क्षेत्र है इनसे होकर गंगा नहीं बहती है। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर यह भी आपको याद रख लेना है, बात हो रही है गंगा की, तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया था और स्वच्छ सर्वेक्षण में यह भी बताया गया था कि गंगा के समीप स्थित, गंगा जिन नगरों से होकर जाती है उनमें सबसे स्वच्छ नगर कौन सा है। तो सबसे स्वच्छ नगर था वाराणसी। पूरे भारत का सबसे स्वच्छ नगर था किसके संदर्भ में, गंगा नदी के संदर्भ में सबसे स्वच्छ नगर था वाराणसी। दूसरे स्थान पे आपके बिहार का था मुंगेर और तीसरे स्थान पर था पटना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार गंगा जितना स्वच्छ वाराणसी में है उतना हरिद्वार में भी नहीं है, जहां से मैदानी भागों में ये प्रवेश करती है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो तीनों स्थानों को आपको याद रखना है, वाराणसी, मुंगेर और पटना। ठीक है, चले इसको बताएं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, बताएं। कितने जिले हैं ये आपको बताना है, तो आप सभी को बताना है। ठीक है, चलें, कितने जिले हैं ये सभी को बताना है, सबका जवाब आना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला गया बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो रटने वाली चीज हो गई। 12 जिले कुल हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, अब इसमें गंगा की बात हो रही है तो आपको पता होगा गंगा नदी का बिहार में जो अपवाह बनता है, यदि हम उसका प्रतिरूप की बात करें तो याद रखिएगा वृक्षाकार प्रतिरूप बनता है। याद रख लीजिएगा इससे, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि गंगा नदी का बिहार में जो प्रतिरूप बनता है अपवाह का वो किस प्रकार है, तो वो वृक्षाकार है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में गंगा प्रवेश कहाँ से करती है, तो बिहार में गंगा प्रवेश करती है चौसा नामक स्थान से। कहाँ से प्रवेश करती है, चौसा नामक स्थान से, और ये चौसा नामक स्थान पड़ता है आपके बक्सर में। ये भी आपको याद रखना है कि चौसा नामक स्थान बक्सर में ये बिहार में प्रवेश करती है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि गंगा नदी कुल लंबाई, तो राष्ट्रीय संदर्भों में हम देखेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए गंगा नदी की बिहार में कुल कितनी लंबाई है, तो याद रखना है 445 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी बिहार में। मतलब बिहार के 445 किलोमीटर क्षेत्र में सफर करते हुए गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। अब इसके बाद आती है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इनके सहायक नदियों के बारे में। अब जब सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो दो तरह से सहायक नदियों के बारे में देखा जाता है, उन दोनों प्रकार से हमें सहायक नदियों को देखना है। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां मतलब क्या हो गया, आप सीधे चल रहे हो, गंगा जिस दिशा में गंगा का प्रवाह है, जिनको ना समझ में आता हो उनके लिए बात हो रही है। कोई भी नदी जब आपसे पूछा जाए दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां या बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, तो आपको सिर्फ उसमें इतना याद रखना है कि जब जिस दिशा में नदी बह रही है उस डायरेक्शन में अपने आप को खड़ा कर लीजिए और फिर अपना दाहिना और बायां देख लीजिए, जो आपका होगा वही उस नदी के संदर्भ में होगा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाएं दिशा से मिलने वाली नदियां, मतलब क्या बात हो रही है, गंगा क्योंकि पश्चिम से पूर्व की दिशा में बह रही है, और बाएं तरफ से यदि बोला जा रहा है इसका मतलब है कि उत्तर दिशा से आकर जो गंगा में मिल रही हैं ऐसी नदियों की बात की जा रही है। यदि दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों की बात की जाए, मतलब दक्षिण से कौन कौन सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। बाएं तरफ से यदि हम बात करें तो काफ़ी सारी नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, बागमती हो गया, कमला बलान हो गया और महानंदा हो गया। ये कुछ नदियां हैं जो उत्तरी दिशा से आकर मिलती हैं, या आप कह लीजिए बाएं से आकर मिलती हैं। इसके बाद फिर बात आती है दाहिने से आकर मिलने वाली नदियों की या दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों की, जिनमें सोन हो गया, कर्मनाशा हो गया, पुनपुन हो गया,
क्यूल हो गया और फल्गु हो गया। ये 5 नदियां आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमें भी यहीं पे याद रखना है, रट जाना है। क्या रट जाना है? बाएं तरफ से आने वाली नदियां कौन कौन सी हो गई? घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, बागमती हो गया, कमला बलान और महानंदा। दाएं तरफ से आने वाली नदियां या दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां सोन हो गया, कर्मनासा हो गया, पुनपुन हो गया, क्यूल हो गया, फल्गु हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बाएं दिशा से आने वाली नदियां और दाएं तरफ से आने वाली नदियों के बारे में बात होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, आपको बताना है। बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पर गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में कुल 445 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए गंगा पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और यह भी आपको बताया मैंने कि गंगा नदी का बिहार में जो अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है वो वृक्षाकार देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? मतलब जो 445 किलोमीटर का एरिया बिहार में तय करती है यह नदी, तो बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा एरिया किस जिले में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएं किस जिले में सबसे ज्यादा एरिया है। देखो आपने देखा कि गंगा नदी 12 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। कहां से प्रवेश करती है? बक्सर में चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। यहां पे वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। और क्योंकि पूछा जा रहा है कि किस जिले में सबसे लंबी है, तो आपको बता दें पटना में सबसे लंबी है। पटना में जो इसकी लंबाई है वो है 99 किलोमीटर। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो स्थान आ जाता है भागलपुर, और भागलपुर में इसकी लंबाई है 97 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन से जो 2 जिले हैं, पटना और भागलपुर। पटना में 99 किलोमीटर और भागलपुर में 97 किलोमीटर का सफर गंगा का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब सी विकल्प पटना। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? चलो इसी बहाने कम से कम हम रट जाएंगे क्या कि उत्तर की ओर मतलब गंगा में जो मिलने वाली नदियां हैं जो आपके दाईं तरफ से आकर मिलती हैं उनकी बात हो रही है। तो अभी मैंने आपको रटाने का प्रयास किया था कि दाएं तरफ से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो इनमें आपको 5 नदियां बताया था, कौन कौन सी उनमें से देखो कौन सा नहीं है, आप उस पर विचार करो। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, अभी इसके बाद आपको बताता हूं। चलें आप प्रश्न पे विचार करें। चलें देखो अभी मैंने आपको बताया, एक चीज समझाया कि भाई दाएं और बाएं तरफ का क्या मतलब है। तो मैंने बताया कि नदी जिस दिशा में बह रही हो, जिस डायरेक्शन में बह रही हो, उस डायरेक्शन में अपने आप को खड़ा करके चीजों को देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बात थी कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो जब उत्तर की ओर बात हो रही है मतलब ये आपकी नदी जा रही है गंगा नदी, अब इसमें बोला जा रहा है उत्तर की ओर प्रवाहित होने मतलब जो इस दिशा से नदियां आ रही, तो ये क्या होगा, जब इस दिशा में नदी बह रही है तो ये तो हो गया दाहिना, मतलब दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, सोन नदी है, कर्मनासा है, पुनपुन है, फल्गु है और क्यूल है। ये आपको रट जाना है, ये 5 नदियां आपको रट जाना है। सोन, कर्मनासा, पुनपुन, क्यूल और फल्गु, ये 5 नदियां आपको रट जाना है। गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। क्या बोला जा रहा है कि प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, ठीक है। तो इसमें से देखो बागमती बाहर आपका निकल गया, कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु और क्यूल, इसमें से आप यदि देखोगे तो यहाँ पे आपको जो अपना जवाब है वो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका सही जवाब है ई विकल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी नदी नहीं है जो उत्तर दिशा से जाकर मिल रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गंगा से कई बार पूछा जाता है कि ये जो नदियां हैं, जैसे बागमती नदी है, तो बागमती नदी गंगा नदी से कहां मिलती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बागमती नदी गंगा नदी से कहां मिलती है, तो आपको रट जाना है आज कि बागमती गंगा से जहां मिलती है वो स्थान है मुंगेर।
मुंगेर में बागमती नदी जो है गंगा से मिल जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कमला नदी जो यहाँ पे दिया हुआ है ये गंगा से कहाँ मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए काढ़ा गोला के निकट एक स्थान है काढ़ा गोला, ठीक है, काढ़ा गोला जो स्थान है इसी के निकट ये जाकर मिल जाती हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता होगा कोसी नदी। कोसी की यदि हम बात करें तो कुरुसेला एक स्थान है, याद रखिएगा। कोसी की यदि हम बात करें कुरुसेला नामक स्थान पर ये गंगा से मिल जाती हैं। और लास्ट में आपकी है गंडक। गंडक की यदि हम बात करें तो पहलेजा नामक स्थान पर ये मिल जाती है। कहाँ पर? पहलेजा, ये भी याद रखना है। तो कहने का मतलब है कि जब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं ना तो समग्रता से चीज़ों को हमें देखना है। और आज जितना आप पढ़ के जा रहे हो इसको आपको कम से कम, जैसे मैंने बोला, मिनिमम 40% आपको अवश्य लेके जाना है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो याद रख लेना है हमें कि बागमती नदी मुंगेर में जो है ये मिल जाती है गंगा से। कमला नदी काढ़ा गोला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी जो है ये कुरुसेला नामक स्थान पे गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी जो है ये पहलेजा नामक स्थान पर मिल जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको बताएं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, बताएं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, आपको बताना है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो बताएं किससे प्रदर्शित की जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपने देख ली होंगी और इसको समझने का भी प्रयास किया होगा। देखो, बिहार के संदर्भ में 3 आपको भूगोलवेत्ता देखने को मिलते हैं। पहला आपको कोपेन देखने को मिलते हैं, दूसरा आपको थार्नबेट देखने को मिलते हैं और तीसरा आपको टिवार्था देखने को मिलते हैं। तो जो 3 भूगोलवेत्ता आपको बिहार के संदर्भ में देखने को मिलते हैं, इनकी जब आप बात करते हो, इन भूगोलवेत्ताओं की जब आप बात करते हो, तो यहाँ पर इनके द्वारा बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के जलवायु के विभाजक के संकेतक नियुक्त किए गए हैं। ये क्या हैं? ये जलवायु विभाजक संकेतक हैं जो विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है? कोपेन के अनुसार, देखो, एक भूगोलवेत्ता कोपेन है, एक है थार्नबेट, एक है टिवार्था, जिनके बारे में आपको जानना है। इनके अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? क्या बोला जा रहा है? उत्तर बिहार, ये आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कोपेन के अनुसार जो उत्तर बिहार है, उत्तरी बिहार की जो जलवायु है, उसको CWG के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। उसका संकेतक क्या है? CWG। तो कहने का मतलब है CWG ए विकल्प में दिया है, ये आपका सही उत्तर होगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, किस संकेतक से, तो वो है AW। तो याद रखना है, दक्षिण बिहार पूछा जाए कोपेन के अनुसार तो AW, उत्तरी बिहार पूछा जाए तो CWG आपको बताना है। इसी तरह से थार्नबेट के अनुसार, थार्नबेट कहते हैं कि बिहार की जो अधिकांश क्षेत्र, बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है, उसकी जो जलवायु है उसका संकेतक है CAW। क्या है? CAW, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र जो है उसकी जलवायु का संकेतक थार्नबेट ने बताया है CBW। तो ये तो आसान है, CAW मतलब संपूर्ण बिहार, अधिकांश बिहार, और CBW उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र। इसके साथ साथ टिवार्था का नाम आता है। टिवार्था के बारे में जब हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि उत्तरी बिहार की जलवायु को इन्होंने भी CAW के नाम से दिखाया है, CAW संकेतक के माध्यम से दिखाया है। और दक्षिणी बिहार की जलवायु को इन्होंने AW के माध्यम से दिखाया है, जैसा कि कोपेन ने भी बताया था। तो कोपेन और टिवार्था ने दक्षिणी बिहार की जो जलवायु है उसको AW संकेतक के रूप में दिखाया है। थार्नबेट और टिवार्था ने उत्तरी बिहार या अधिकांश बिहार की जो जलवायु है उसको CAW से दिखाया। तो ये संकेतक आप रट जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और जब भी प्रश्न बने सबसे पहले आपको देखना है किस भूगोलवेत्ता की बात हो रही है, दूसरा आपको देखना है कि बिहार के किस क्षेत्र की बात हो रही है, तो आप कर पाएंगे। यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आप यही याद कर लेते हैं कि बिहार की जलवायु को किससे प्रदर्शित किया जाता है और आप रट जाते हैं प्रीवियस ईयर के संदर्भ में CWG, तो आप गलत कर बैठेंगे, नुकसान आपका होगा, ठीक है।
है, तो हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। इसको बताएं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, ये आपको बताना है। बताएं, इन जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, ये आपको बताना है। काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़ और लाल मिट्टी, इनमें से कौन सी मिट्टी है जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में पाई जाती है, ये आपको बताना है। चलें, बताएं कौन सा है? चलें, जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? चलें, देखो यहां पे क्या बोला गया है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। आपको बता दें, क्योंकि ये जिन जिलों की बात यहां पे हो रही है ये कहीं ना कहीं बिहार के उत्तरी भागों में है, ठीक है, और जैसे कि चंपारण आपको उत्तरी भाग में ही देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो जिले हैं इनमें नदियां, कौन कौन सी प्रमुख नदियां देखने को मिलती हैं? गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। और गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती के द्वारा सिंचित ये क्षेत्र है और यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं पहाड़ों के ढालों का अनुसरण करते हुए तेजी से बिहार के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, और क्योंकि पहाड़ों की ढलानों से उतरती हुई नदियां होती हैं, वेग इनका काफी तेज होता है, जिसके चलते इनके द्वारा भारी मात्रा में गाद का वहन किया जाता है और उसी से नवीन जलोढ़ तैयार होता है। तो नवीन जलोढ़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, इनके किनारे स्थित एक एक शहर का नाम बताओ, तो आपको गंडक के किनारे आप क्या बताओगे? हाजीपुर, सोनपुर आप बताओगे। हाजीपुर, सोनपुर ये गंडक के किनारे स्थित हैं और सोनपुर का मेला काफी पूछा जाता है। बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक किसके किनारे कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, खगड़िया हो गया और समस्तीपुर हो गया। कौन सा है? समस्तीपुर और खगड़िया, ये इसके किनारे है। बागमती के किनारे स्थित शहर का नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है दरभंगा। दरभंगा जो है ये बागमती नदी के किनारे है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। बताएं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली या पूर्णिया आपको बताना है। चलो बताएं, इनमें से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जूट उत्पादक है, ये आपको बताना है। चलें जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जूट उत्पादक है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। देखो ऐसे तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद आपका बिहार हो गया, बिहार के साथ साथ असम हो गया, जहां पर जूट उत्पादन होता है। क्योंकि जूट उत्पादन के लिए उच्च आर्द्रता चाहिए, उच्च तापमान चाहिए और साथ ही साथ जलोढ़ मृदा चाहिए, और ये परिस्थितियां इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि ओवरऑल भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से होता है, ये तो आपका अलग प्रश्न हो गया, इसको हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे बोला गया है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, तो अभी के लिए मानना है पूर्णिया। आपका बजट आ जाएगा, आपकी आर्थिक समीक्षा आ जाएगी, उस आधार पे जो डेटा रहेंगे तो उसकी बात हम वहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए पूर्णिया आपको सही मानना है। चलें इसको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? मंडल बांध परियोजना की नींव जो है वो किस नदी पर तैयार की गई थी, ये आपको बताना है। कोसी, बूढ़ी गंडक, फल्गु या उत्तरी कोयल। बताएं, 2019 की ये घटना है और आपको बता दें
कि ये सोन नदी पर था, सॉरी सोन की सहायक उत्तरी कोयल नदी पर था। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? चलो सभी को जवाब देना है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक, सोन, कोसी, कमला। और आपको बता दें सभी छात्रों को ईमानदारी से अपना स्व मूल्यांकन करना है। आपके जितने प्रश्न सही हो रहे हैं उनकी संख्या ये वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि कितने आपके करेक्ट हुए, कितने आपके इनकरेक्ट हुए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक, कमला। देखो ये वही नदी है जो अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान से ये बिहार में प्रवेश करती है। और यदि हम बात करें चंपारण के भैंसा लोटन स्थान की, तो यहाँ से प्रवेश करने वाली जो नदी है वो है गंडक नदी। और गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, नेपाल में इसका उद्गम होता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 260 किलोमीटर ये लंबी है। कितनी? 260 किलोमीटर लंबी नदी है बिहार में ये। और आपको अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, जब हमने बात किया था नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, तो वहां पे मैंने बताया आपको कुछ प्रमुख शहरों के नाम। तो उसमें से 2 शहर हैं, सोनपुर और हाजीपुर। तो ये जो नदी है ये सोनपुर और हाजीपुर की सीमा भी बनाती है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। और यह भी याद रखना है कि ये जो नदी है यूपी और बिहार के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है। तो इस संदर्भ में आपको गंडक को याद रखना है। इसको बताएं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। बताएं कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए जवाब दीजिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो कैमूर पठार जो है मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिले में आपको देखने को मिलता है। और कैमूर का जो पठार है इस क्षेत्र में चूना पत्थर के भंडार हैं। 1280 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पठार विस्तारित है बिहार के 2 जिलों में। दोनों जिले आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, ऐसा बोला जाता है कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में जो विंध्यन श्रेणी पाई जाती है, कहीं ना कहीं उसी विंध्यन श्रेणी का पूर्वी विस्तार है ये कैमूर का पठार। तो यह भी याद रखना है कि कैमूर का पठार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलने वाली विंध्यन श्रेणी का ही पूर्व विस्तार है, जिसको बोलते हैं कैमूर का पठार। इसको भी आपको याद रखना है। 1280 वर्ग किलोमीटर मैंने आपको बता दिया। तो चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या कामा झील? चलें बताएं इनमें से कौन सी झील है जो बिहार में स्थित है? 4 झीलों के नाम दिए हुए हैं और चारों झीलों में यदि हम बात करें तो 2 से 3 का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है, 2-3 झीलें इसमें ऐसी हैं जिनका नाम आप अवश्य सुने होंगे। कम से कम यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य की, तो कम से कम 2 झीलों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है सुखना झील। सुखना झील आपको देखने को मिलती है चंडीगढ़ में। सांभर झील यदि आपको नहीं पता है तो फिर समझ लीजिए भूगोल कुछ भी नहीं पता है। सांभर झील आप बताएं कहाँ है? तो सांभर झील के बारे में आप जानते हैं कि राजस्थान की खारे पानी की झील है। कामा झील की यदि हम बात करते हैं तो कामा झील हरियाणा में स्थित है। कहने का मतलब है बिहार की झील कौन सी है? अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है। ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि अनुपम झील जो है यह कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कहां पर स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से अनुपम झील जो है वो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार, देखो ये तो बहुत सामान्य सा प्रश्न हो गया आपके लिए, फिर भी बताएं
उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? चलें बताएं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो नेपाल से सीमा साझा करता है। नेपाल से सीमा साझा करने से तुरंत आप समझ सकते हो कि नेपाल से बहुत सारी पहाड़ी नदियों का उद्गम होता है जो वर्षा ऋतु में अपने साथ भारी जल लेकर आती हैं, भारी गाद लेकर आती हैं, जिससे बिहार के क्षेत्र में आपको बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है उत्तर बिहार का, ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सूखा तो यहाँ पड़ता नहीं, भारी उद्योग रह नहीं सकते, बार बार यहाँ पे बाढ़ आती है। कृषि भी समृद्ध नहीं है, क्यों? क्योंकि जलभराव के कारण फसलें अक्सर नष्ट होती रहती हैं। तो इसका सही उत्तर है बाढ़। सामान्य सा उत्तर था, कोई भी दे सकता था। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? देखो अब ये चीजें क्या हैं कि जब आंकड़ा आपका बजट आ जाए ना, तो बजट से जोड़ के पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो इस प्रश्न को अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी कोई डाटा हम याद करते हैं, बताते हैं, और वही आप रट जाओगे तो उससे समस्या होगी। बजट आने दीजिए, उस आधार पे हम इस प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको बताएं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बताएं, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? पिछले बजट में बताया गया था तो कि 16 करोड़ टन, लेकिन इसको भी हमें अभी छोड़ देना है। ठीक है, 16 करोड़ टन बताया गया था जब ये प्रश्न पूछा गया था। इसको बताएं, बिहार में कितना वर्ग मीटर? इसको तो हम बता देंगे। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? चलें, कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है बिहार में, आपको बताना है। चलें जवाब दीजिए। बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर होना चाहिए? चलें बताएं। स्क्वायर, चलिए जवाब दीजिए इसका कि कितना आज की डेटा के अनुसार, क्योंकि आर्थिक समीक्षा तो सबने देख ली होगी और आर्थिक समीक्षा से ये प्रश्न है तो जवाब सबका देना बनता है। बताएं, सभी को जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। इस प्रश्न का तो जवाब सबसे चाहिए। चलें, वर्ग किलोमीटर होगा, वर्ग मीटर लिखा है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जवाब दीजिए इस प्रश्न का। देखो आर्थिक समीक्षा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आ गई है। कहने का मतलब अभी तक जो आप याद किए रहे होंगे वह अब आपके काम का नहीं है। ठीक है, इसके संदर्भ में मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी तक जो आपने याद कर रखा था वनों से संबंधित, ठीक है, तो वो अब आपके काम का नहीं रहा, क्योंकि अब वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार आपको याद रखना होगा। तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूं, इसको आपको नोट कर लेना है। 2021 के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर जो है, टोटल वन क्षेत्र जो है, वन क्षेत्र या फॉरेस्ट कवर की यदि हम बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा, आज की तिथि में अगले 2 वर्षों के लिए याद रखना है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। बिहार में कुल वन क्षेत्र आज की तिथि में 7380.70 वर्ग किलोमीटर है, यह याद रखना है, जो कि कुल बिहार के क्षेत्रफल का यदि हम बात करें तो 7.84% है। दोनों याद रख लीजिएगा कि बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, या दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो आप कह सकते हो 7.84% बिहार के कुल क्षेत्रफल का वन है। तो दोनों याद कर लीजिएगा, अगले 2 वर्षों के लिए आपको इसी डेटा की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ यह भी बताया गया इस रिपोर्ट में, और हर रिपोर्ट में होता है कि सबसे ज्यादा यदि हम बात करें वन क्षेत्र कहां पर है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है कैमूर में। कैमूर में जो वन क्षेत्र है उसकी यदि हम बात करें
तो 1051.56 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र आपको कैमूर में देखने को मिलता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, 1051.56 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आपको कैमूर में देखने को मिलता है और कैमूर में ही सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बिहार में है। दूसरा आपको याद रखना है कि बिहार में कुल वन क्षेत्र जो है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा, यदि आज ये प्रश्न पूछा जाता है तो ई विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। इसको बताएं, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। जो अभी मैंने आपको बताया उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो आज की तिथि में यदि हम बात करें तो वन क्षेत्र का जो कुल प्रतिशत है वो है 7.84%। कितना है? 7.84%। कहने का मतलब यदि यह प्रश्न आज पूछा गया है तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी इसके करीब नहीं है। तो 7.84% आज की डेट में वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार। अब इसी को रट जाना है, वर्ष 2023 तक कोई भी परीक्षा होगी तो आपको यही जवाब आपको देना है, ठीक है। तो इसको भी आपको रट जाना है। चलें आगे बढ़ते हैं और इसी में आपको बता दें, अगले प्रश्न में बता देता हूं जोड़ के। चले इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा है? मतलब सबसे अधिक घने वन किस जिले में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएं सबसे अधिक घने वन किस जिले में है? 2021 के आंकड़े के अनुसार आपको बताना है। बताएं, चले बताएं, जल्दी बताएं। इनमें से कौन सा है वह आपको बताना है। सबसे सघन वन क्षेत्र कहां पर आपको देखने को मिलते हैं यह आपको बताना है। चलें, सबसे सघन कहां पर देखने को मिलते हैं ये आपको बताना है। बताएं, जवाब दीजिएगा। चलो, सबसे सघन वन क्षेत्र बिहार में जब बात करते हैं तो यहां पे देखने को मिलते हैं पश्चिमी चंपारण में। कहां पर? पश्चिमी चंपारण में। और पश्चिमी चंपारण में 903.34 स्क्वायर किलोमीटर में सघन वन आपको देखने को, टोटल वन देखने को मिलते हैं, जिनमें सघन वन यदि हम बात करें अति सघन वन तो 249.34 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और इतना बिहार में कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। कहने का मतलब पश्चिमी चंपारण में जो कुल वन क्षेत्र है वो 903.34 स्क्वायर किलोमीटर है, जिनमें 249.34 स्क्वायर किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है वो अति सघन वन क्षेत्र है। ये आपको पता होना चाहिए और इस आधार पे पश्चिमी चंपारण टॉप पर है। तो पश्चिमी चंपारण को आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बताएं, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में इनमें से कौन सा स्थित है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है? देखो क्या बोल दिया गया, निम्नलिखित में से, तो मतलब इन चारों में से कौन सा है ये आपको बताना है, सबसे पूर्वी। ठीक है, यहाँ पे ई विकल्प आप कंसीडर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इनमें यही बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा। यदि आपसे पूछ लिया जाता बिहार का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है तब तो आप ई पे जाते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस तरह से पूछा गया निम्नलिखित में से, मतलब इन चारों में से सबसे पूर्वी में कौन स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटिहार। ठीक है, सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताएं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताएं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखो अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 94,163 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल बिहार रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई विकल्प। इसको बताएं क्या है यहाँ पे, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहां से प्राप्त होता है? संसार का सबसे सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहां से प्राप्त होता है? धनबाद, हजारीबाग, झरिया, कुल्टी, कहां से प्राप्त होता है ये आपको बताना है।
चले बताएं, कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? धनबाद, हजारीबाग, जरिया। चले जवाब दीजिए। देखो आपने सुना होगा हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा ये अभ्रक वाले प्रमुख क्षेत्र हैं और इनमें से हजारीबाग सिर्फ दिया हुआ है, इस आधार पे केवल बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, केवल 2। इसको बताएं, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पर? बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहाँ पर विस्तृत है बताएं। आसान सा प्रश्न है, इसमें तो कुछ है नहीं। कहाँ पर विस्तृत है आपको बताना। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार और राजमाल की पहाड़ी। इतना आसान सा प्रश्न बिहार के संदर्भ में पूछा ही नहीं जा सकता, इससे आसान पूछा ही नहीं जा सकता। बताएं इनमें से कौन सा सही है? बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है, यह आपको बताना है। चलें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत नेपाल सीमा के समानांतर, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आप जानते हो नेपाल के 7 जिले हैं जो भारत के 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा, बिहार के बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इसलिए आपको उनको, इस 7 जिलों को आपको याद रखना है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है बताएं, कहाँ स्थित है और कहाँ पर है? ये बोला जा रहा है कि इनमें से किससे पुरानी है, तुलना बोला जा रहा है, तो बताएं सोमेश्वर श्रेणी बताएं। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वो नई है या पुरानी है। यदि पुरानी है तो किससे पुरानी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते होंगे कहीं ना कहीं जो सोमेश्वर श्रेणी है इसका निर्माण प्लाइस्टोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्लेस्टोसीन काल में हुआ था और प्लेस्टोसीन काल में ही शिवालिक का भी निर्माण हुआ था। तो कहने का मतलब है शिवालिक सबसे नवीनतम है, तो इन सभी में से नई है, मतलब डी विकल्प आपका सही उत्तर है। याद करना है तो आप याद कर सकते हो कि इसका जो निर्माण है वो प्लेस्टोसीन काल में हुआ था और प्लेस्टोसीन काल में ही शिवालिक का भी निर्माण हुआ था। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, कहां पर बसी हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार। मुंडा जनजातियां कहां पर बसी हैं आपको बताना है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहां पर बसी हैं ये आपको बताना है, तो जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार। देखो मुंडा जनजातियों की बात यदि हम करें तो आप देखोगे कि बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली यदि कोई जनजाति है तो वो मुंडा है। बिहार में 5वीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाली जो जनजाति है वो मुंडा जनजाति आता है। और यदि आप बात करो बिहार का स्थान अनुसूचित जनजाति की संख्या के मामले में, तो पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या के मामलों की जब बात करते हैं तो बिहार का 15वां स्थान आता है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं बिहार में, यदि उनकी हम बात करें तो उनमें सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कटिहार, उसके बाद पूर्णिया आता है। मतलब पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया में बिहार के सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो फैक्ट 2-3 याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या के मामले में बिहार का स्थान 15वां है। दूसरा, बिहार में जो मुंडा जनजाति है ये 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, बिहार। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बिहार से होकर जाता है बताएं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बिहार से होकर जाता है? आपको बता दें इनमें से एक राजमार्ग है जो सोनबरसा को चंदवा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सोनबरसा को जोड़ता है चंदवा से। ठीक है, तो ये जो सोनबरसा को चंदवा से जोड़ने वाला राजमार्ग है वो यहाँ पे दिया हुआ है। 282.27 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 282.27 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो राजमार्ग है ये बिहार को झारखंड से जोड़ता है।
बिहार को झारखंड से कनेक्ट करता है, और इसका यदि नाम पूछा जाए कि इसका संख्या कौन सा है, तो आपको याद रखना है NH राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 22। ठीक है, तो सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? मैंने इसको बताया भी है, आपको अच्छे से बताया था। तो बताएं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 की यदि हम बात करें तो वहाँ से पता चलता है कि बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। 58 राष्ट्रीय राजमार्गों की बात वहाँ पर की जाती है, और बिहार में राजमार्गों की जो कुल लंबाई की बात की जाती है वो 5475.05 किलोमीटर की बात की जाती है। 5475.05 किलोमीटर कुल इनकी लंबाई है जो देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई विकल्प, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। छोटा नागपुर के जंगल हैं, किस प्रकार के जंगल हैं? छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो किस प्रकार के जंगल हैं, आपको बताना है। चलें, छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो किस प्रकार के जंगल हैं, पता होना चाहिए वनस्पतियों के बारे में। छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो किस प्रकार के जंगल हैं, आपको बताना है। देखो, छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो पतझड़ और सवाना प्रकार के हैं। ज़्यादातर तो वहाँ पे पतझड़ प्रकार के हैं, लेकिन कुछ संकीर्ण पट्टी में सवाना प्रकार के भी पाए जाते हैं। तो पतझड़ और सवाना दोनों सही उत्तर है, मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पे हम समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा करनी है आपसे, उसके संदर्भ में भी बात कर लेते हैं, और उसी के बाद इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। सबसे पहली बात, आप में से सभी से बोला गया था कि जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको प्रश्न मिलते हैं, जहाँ पे आपको PDF शेयर की जाती है, वहाँ पर प्रत्येक दिन मैं क्विज देता हूँ। 15 क्विज आपको वहाँ पर दिए जा रहे हैं, और आप में से कई छात्रों ने, लगभग मैं संख्या भी बता देता हूँ, तो आप में से लगभग वहाँ पे जो जुड़े हुए छात्र हैं जो क्विज में लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगभग आप कह सकते हो 70 से 80 छात्र, सॉरी अभी ये आंकड़ा बढ़ गया है, लगभग आप कह सकते हो 100 को टच कर रहा है। तो आप कह सकते हो लगभग 100 छात्र हैं जो सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और तन मन से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मेहनत कर रहे हैं इनके साथ भी कुछ समस्या है। क्या बोला गया था कि प्रतिदिन आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करोगे। मैं हर लाइव सेशन में बोलता हूं इस बात को कि प्रतिदिन का आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करोगे और अपना पूरा दिन उस लक्ष्य को पाने के लिए आप लगाएंगे। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि पहले दिन, जिस दिन मैंने बोला 31 जनवरी की रात्रि को, रात्रि 12 से 1 के बीच में जब लाइव सेशन में मैंने बताया, तो उसके बाद से आप में से ज़्यादातर छात्रों ने, लगभग ज़्यादातर तो नहीं कह सकते, जो लोग लाइव में रहते हैं उनके संदर्भ में ज़्यादातर का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कि लगभग 7 से 8 बच्चों ने अपना टारगेट दिया। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि मैंने भी अपना शेयर किया, क्योंकि साथ साथ मैं भी शेयर करता हूँ अपने। अगले दिन क्या हुआ, जब मैंने अपना रिव्यू किया रात्रि में, क्योंकि भाई मैंने जितना बोला था उतना मैं कर नहीं पाया था, अपने बताए हुए 66% को मैंने कंप्लीट किया था। तो वहाँ पे मैंने लिखा कि भाई 66% कंप्लीट, 66% कंप्लीटेड टुडे, एंड नेक्स्ट डे का हमने टारगेट यहाँ पे शेयर किया। उसके बाद भी किसी बच्चे ने अपना टारगेट शेयर नहीं किया यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपनी तैयारियों में ढील दे रहे हो, और जो आप ये अपनी तैयारियों में ढील दे रहे हो यही आपके लिए, आप कह सकते हो कि आपकी तैयारी में जहर का काम करेगा। यदि आप अभी नहीं सुधरे तो निश्चित रूप से 30 अप्रैल के बाद, अप्रैल माह जब निकल जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी ना, फिर आप बहुत पछताओगे। तो इसलिए प्लीज़ ईमानदारी से, जिनको तैयारी करना है उनकी बात कर रहा हूँ, जो देना चाहते हैं, और जो भीड़ का हिस्सा है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप तो सर अपने मन के मालिक हैं, आपकी कोई बात ही नहीं है, आपको जो समझ में आता है वो करें। लेकिन जो लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, विनम्र निवेदन है कि जो चीज़ें बोली जाती हैं ना, रेगुलर करो। हमारी आपकी समस्या क्या है, हम रेगुलरिटी नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, नियमित नहीं रह पा रहे हैं। तो वही है, यदि हम नियमित अपने आप को कर देंगे ना, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप कह सकते हो रास्ते पे आ जाएंगे। तो अपने आप को पहले नियमित करने का प्रयास करो,
तैयारी का, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, नियमित होना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उससे आपकी पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है उसकी पहचान होती है। और कहीं ना कहीं आप जिस दिन तैयारी में एंटर करते हो उसी दिन से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, उसी दिन से आपको अपने अंदर अच्छी चीज़ों का समावेश कराना चाहिए। नहीं तो आप इंटरव्यू में समस्या झेलते हैं, आप इंटरव्यू में परेशान होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी छात्र इच्छुक हैं, जो भी गंभीर हैं अपनी तैयारी को लेकर, अपना लक्ष्य प्रतिदिन का अवश्य शेयर करें। पीडीएफ तो आपको, मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं निर्वहन कर रहा हूँ। आप लोग अपनी तरफ से निष्क्रियता दिखा रहे हो, जिससे थोड़ी बहुत चिंताएं होती हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए आप सभी को, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। काफ़ी पैसे भी तैयारी में आपने खर्च कर चुके हैं अभी तक। तो यदि मान सम्मान पाना है परिवार में तो सिलेक्शन चाहिए, अन्यथा आप फिर घूमते रहें, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।